हेलो एवरीवन। तो आज के वीडियो में हम लोग समझेंगे कि टेम्परेचर कैसे अफेक्ट करता है कि एक स्टेट से दूसरे स्टेट में चेंज करने का। स्टेट का मतलब है कि हम लोग को पता है कि मैटर के 3 स्टेट होते हैं, सॉलिड, लिक्विड और गैस। तो टेम्परेचर कैसे मदद करता है एक स्टेट से दूसरे स्टेट में इंटरचेंज करने के लिए। तो इसके लिए एक एक्टिविटी समझेंगे, लेकिन उससे पहले हम लोग एक सवाल को पहले दिमाग में रखते हैं। पहला सवाल यही है कि जब भी हम लोग एक रेफ्रिजरेटर को ओपन करते हैं तो उसके सामने हम लोग को थोड़ा सा फॉगी टाइप का एटमॉस्फेयर दिखता है, मतलब फॉगी टाइप का थोड़ा सा दिखता है कि हाँ, धुआं जैसा कुछ फ्रिज से बाहर आता है। जब भी हम लोग फ्रिज का दरवाज़ा खोलते हैं तो हम लोग को एक फॉगी टाइप का इन्वायरमेंट दिखाई देता है आसपास में फ्रिज के। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि हम लोग को पता है कि एयर में कुछ अमाउंट ऑफ वेपर प्रेजेंट होता है, और रेफ्रिजरेटर का अंदर का टेम्परेचर बहुत कम होने की वजह से जो एयर उसके अंदर कंटेन होता है, रेफ्रिजरेटर के अंदर जो एयर कंटेन्स होता है पहले से, वो फ्रीज़ हो जाता है। फ्रीज़ होने की वजह से वो उसका जो टेम्परेचर होता है बहुत कम हो जाता है। कम हो जाने की वजह से वाटर वेपर जो होते हैं कुछ अमाउंट्स में, वो सॉलिडिफाइज हो जाता है। ठीक है, जिसके वजह से हम लोग को वो फॉगी एटमॉस्फेयर दिखा देता है। ठंड के समय में जो फॉग लगता है, जो कुहासा लगता है रोड पे, सड़क पे, इन्वायरमेंट पे जो आसपास लगता है, ये भी इसी कारण से होता है, क्योंकि टेम्परेचर हम लोग का सराउंडिंग का बहुत कम हो जाता है, जिसके वजह से जो वाटर वेपर है या एयर जो है उसके अंदर वेपर्स प्रेजेंट होते हैं, वो थोड़े थोड़े मात्रा में सॉलिडिफाइज होते रहते हैं, मतलब कि सॉलिड के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाते हैं ड्यू टू टेम्परेचर डिक्रीजिंग की वजह से। टेम्परेचर को डिक्रीज़ करने की वजह से वो अपने आप को कन्वर्ट कर लेता है। अब वही हम लोग अगर दूसरा चीज़ समझें कि टेम्परेचर अब कैसे इफ़ेक्ट करता है, तो उसके लिए हम लोग को एक एक्टिविटी समझना पड़ेगा। अब एक्टिविटी में ऐसा क्या चीज़ दिया हुआ है? तो पहली बात, एक्टिविटी में हम लोगों ने 3 स्टेट देखे हुए हैं। पहला स्टेट क्या दिया हुआ है कि एक आइस का क्यूब को हम लोग क्या कर रहे हैं, हीट कर रहे हैं। ये थर्मामीटर यूज़ किया गया है ताकि हम लोग टेम्परेचर नाप सकें। हम लोग क्या करते हैं, एक बाउल में आइस का क्यूब रख देते हैं, और जब इसको हीट करते हैं तो हम लोग क्या देख पाते हैं कि जो आइस का क्यूब है वो धीरे धीरे मेल्ट होना शुरू हो जाता है। ठीक है, मेल्ट होता है, समझ में आ गई बात। अब मेल्ट जब हो रहा होता है तो आइस का हम लोग को पता है कि आइस का टेम्परेचर कितना होता है, तो 0 डिग्री सेल्सियस होता है। हम लोगों ने यहाँ पे थर्मामीटर में मेज़र कर लिया कि इस टाइम पे जो हीट कर रहे हैं हम लोग, टेम्परेचर जो दे रहे हैं इस आइस क्यूब में, तो अभी भी इसका टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस है। फिर दूसरा स्टेट इसका आता है कि जब आइस पूरे तरीके से मेल्ट हो जाता है, जब आइस पूरे तरीके से मेल्ट हो जाता है, पूरे तरीके से जब इसमें वाटर कम्प्लीटली फिल्ड हो जाता है, तो अब तब भी हम लोग इसको मेज़र करते हैं तो इसका फिर से टेम्परेचर कितना होता है, 0 डिग्री सेल्सियस ही रहता है। लेकिन जब हम लोग तीसरे स्टेज में और इसको लगातार हीट करते जाते हैं, फिर जब हम लोग इसको मेज़र करते हैं तो हम लोग को क्या दिखाई देता है कि इसका टेम्परेचर धीरे धीरे इंक्रीज़ हो रहा है। मतलब 0 से 1 हो जाएगा, 1 से फिर 2 डिग्री, 3 डिग्री, फिर 4 डिग्री पे एक केस होता है, उसका हम लोग बाद में अगले मतलब इसमें दिखाया जाएगा, एक्सपेंसन ऑफ लिक्विड के बारे में समझेंगे, तब उसमें हम लोग को समझ में आएगा कि 4 डिग्री पे ऐसा क्या होता है। लेकिन ऐसे ऐसे हम लोग क्या ध्यान देते हैं कि कंटिन्यूसली हीट देने की वजह से इस वाटर का जो टेम्परेचर है, मतलब आइस क्यूब जो है, वो पहले वाटर में कन्वर्ट हुआ, फिर वाटर से वो धीरे धीरे वेपर्स में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, तो इससे क्या देख रहे हैं कि आइस क्यूब एक सॉलिड का फॉर्म है। सॉलिड पहले चेंज किस में हुआ, लिक्विड में चेंज हो गया। लिक्विड फिर किस में चेंज होने लग गया था, गैस में चेंज होने लग गया, कंटिन्यूसली हीट देने की वजह से, मतलब टेम्परेचर की वजह से ये तीनों स्टेट चेंज होने लग जाता है। ठीक है, अगर हम लोग टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो सॉलिड से लिक्विड, लिक्विड से गैस। अगर हम लोग टेम्परेचर कम करते हैं तो गैस से लिक्विड, लिक्विड से सॉलिड। ठीक है, ये हम लोग 3 केस हम लोग समझ में आ गया कि टेम्परेचर की वजह से स्टेट कैसे चेंज होता है। अब हम लोग ये समझेंगे कि इसका जो चेंज होता है वो मतलब आखिरकार होता क्यों है। अब हम लोग तो ये तो समझ गए कि हाँ, स्टेट चेंज होता है टेम्परेचर की वजह से, लेकिन ऐसा होता क्या है मैटर के अंदर जो स्टेट इसका चेंज होने लग जाता है, मतलब सॉलिड से लिक्विड कैसे हो जाता है। तो इसका अगर हम लोग केमिकल प्रॉपर्टीज़ ढंग से पढ़ेंगे तो इसमें बताया जाता है कि इसके अंदर का मतलब किसी भी पार्टिकल्स जो होता है, मतलब कोई भी, अगर हम लोग आइस क्यूब का बात करें, एक आइस का क्यूब है तो उसके अंदर छोटे छोटे पार्टिकल्स बने रहते हैं। छोटे छोटे पार्टिकल्स जिसको हम लोग मॉलिक्यूल्स बोलते हैं। तो वो जो पार्टिकल्स ऑफ मैटर है उसके अंदर काइनेटिक एनर्जी जनरेट हो जाता है। अगर हम लोग एक आइस क्यूब को हीट कर रहे हैं, इसके अंदर टेम्परेचर दे रहे हैं, तो इनके बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है वो लूज़ हो जाता है। लूज़ हो जाने की वजह से ये जो आपस में चिपके हुए रहते हैं, तो वो धीरे धीरे उनके जो पकड़ होता है वो छूटने लग जाता है। मतलब आपस में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से जो मॉलिक्यूल्स एक दूसरे को पकड़े हुए रहते हैं, टेम्परेचर देने की वजह से इन दोनों का जो पकड़ाव है या एक तरीके से जो चिपके रहते हैं वो इनका लूज़ होने लग जाता है। ठीक है, लूज़ हो जाने की वजह से इनके अंदर काइनेटिक एनर्जी आ जाता है, मतलब ये रैंडम मोशन करने लग जाते हैं। रैंडम मोशन होने की वजह से इनमें काइनेटिक एनर्जी आ जाता है। ठीक है, दूसरा पॉइंट ये है कि पार्टिकल्स के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कैसे
बढ़ जाता है। तो पहली बात, नहीं सॉरी, कम हो जाता है। टेम्परेचर अगर बढ़ाएंगे तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है वो कम हो जाएगा। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन का मतलब क्या होता है कि अगर हम लोग एक सॉलिड पार्टिकल्स का बात कर रहे हैं तो सॉलिड पार्टिकल्स के बीच में मॉलिक्यूल्स होते हैं, वही क्लोजली पैक्ड होते हैं। ठीक है, ये पूरा क्लोजली पैक्ड होता है। तो हम लोग इससे क्या बोल सकते हैं कि इसके बीच में जो मॉलिक्यूल्स टू मॉलिक्यूल्स जो बीच एक दूसरे में चिपके हुए हैं, वो कैसे चिपके हुए रहते हैं, तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के थ्रू चिपके हुए रहते हैं। लेकिन अगर हम लोग इसको हीट करेंगे, मतलब इसके अंदर अगर टेम्परेचर गेन कराएंगे, टेम्परेचर जब इसके अंदर हम लोग गेन कराएंगे तो जो मॉलिक्यूल्स का जो पकड़ है वो धीरे धीरे लूज़ हो जाता है। लूज़ हो जाने की वजह से जो इसका पार्टिकल टू पार्टिकल जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो भी कमज़ोर पड़ जाएगा। ठीक है, कमज़ोर हो जाने की वजह से फिर हम लोग को इसके अंदर काइनेटिक एनर्जी जनरेट हो जाएगा। और जैसे ये एक दूसरे से थोड़ा थोड़ा दूरी बनने लग जाएगा तो फिर ये कैसा स्टेट में आ जाएगा, तो लिक्विड स्टेट में आ जाएगा। मतलब इसमें जो मॉलिक्यूल्स होगा वो थोड़ा डिस्टेंस डिस्टेंस पे रहेगा। ठीक है, और इसको हम लोग टेम्परेचर और गेन कराएंगे तो वो फिर पूरे तरीके से और भी इधर उधर चला जाएगा। मतलब इसका कोई फिक्स्ड पोजीशन भी नहीं रहेगा, इधर उधर रैंडम घूमने लग जाएगा। मतलब काइनेटिक एनर्जी और इसका इंक्रीज़ हो जाएगा। ठीक है, तो इससे हम लोग क्या समझ में आया कि टेम्परेचर जो है वो चेंज ऑफ स्टेट को कैसे अफेक्ट करता है। तो दो पॉइंट से समझ में आ गया। पहला कि उसका काइनेटिक एनर्जी को इंक्रीज़ कर देता है, दूसरा पार्टिकल टू पार्टिकल जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है उसको डिक्रीज़ कर देता है। ठीक है, काइनेटिक एनर्जी को इंक्रीज़ कर देता है टेम्परेचर देने से। मतलब टेम्परेचर के वजह से क्या क्या चीज़ इफेक्ट हुआ, तो पहला काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज़ हो गया, दूसरा क्या हुआ, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डिक्रीज़ हो गया, डिक्रीजेस। ठीक है, अब नेक्स्ट टॉपिक में हम लोग समझेंगे कि मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है, फ्रीजिंग पॉइंट क्या होता है, बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है। ये सब तो बहुत बेसिक सा चीज़ है, लेकिन हम लोग फिर भी इसको अच्छे से समझेंगे अगले वीडियो में। और उसके बाद एक टॉपिक आएगा नया, इसको बोलते हैं लेटेंट हीट। और फिर लेटेंट हीट ऑफ फ्यूज़न क्या होता है उसके बारे में समझेंगे। फिर एक हीटिंग कर्व आता है, उसके मतलब एक ग्राफ टाइप का दिया जाएगा जो एग्ज़ाम में उससे रिलेटेड क्वेश्चन बहुत आता है। ठीक है, तब तक के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।